अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय सोया अली शाह की एपिसोड नंबर 29 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। और चलें स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। और इससे पहले कि आप लोगों ने जिसने अनकबूत नावल नहीं रीड किया है वो जाएं, जाके अनकबूत नावल रीड करें। बाकी के सारे नावल जो है वो आप भूल जाएंगे। मेरे सजेशन पे जिसने भी रीड किया है ना, उसने मुझे लाजमी फीडबैक दिया है नावल का। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आप नावल कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा रीड करना तो अनकबूत रीड करें, ठीक है। चलें स्टार्ट करते। वैसे मेरी जान, तुम मोटी हो गई हो, तुम्हारा वजन बढ़ गया है। मीरब को शर्म से लाल टमाटर होते देख शाह ने बात का रुख बदल दिया। शाह प्लीज मुझे मोटी मत कहिएगा वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। मीरब एक लम्हे में अपने हुल्के की परवाह किए बगैर जलाली रूप में आकर बोली थी। हा हा हा। शाह का शानदार कहकार रूम की फिजा में गूंज उठा था। वो मीरब का ध्यान इसके हुलिये से हटाने के लिए ही बोला था। शाह का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। आखिरकार इसके जानिशा एक औरत थी, और औरत को कोई मोटा कहे ये तो औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाह के गले में दोनों हाथ डाले हुए वो शाह को घूरते हुए मोटा कहने से मना कर रही थी। जान, सच में तुम मोटी हो गई हो। अपना वजन देखो, मुझसे उठाई नहीं जा रही। शाह इसे अपने मजबूत बाजू में उठाए हुए हंसते हुए लोटपोट होकर बोल रहा था। शाह प्लीज मुझे मोटा मत कहिए, मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो शर्मिंदा होकर बोली, हाँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम गुस्सा करो। शाह आछी लबों से जानलेवा मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए बोल रहा था। शाह क्या है, आप मुझे मोटा कहना नहीं छोड़ सकते? मीरब ने जवाब तलब नजरों से देखते हुए पूछा। अंदाज ऐसा था कि जैसे धमकी दे रही हो। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकता। तुम एक काम करो, तुम मुझ पर गुस्सा कर लो, मैं तैयार हूँ। साफ सुथरा इनकार किया। मैं आप पर कैसे गुस्सा कर सकती हूँ? जरा सा गुस्सा करूंगी तो आप फिर कहेंगे मीरब बदतमीजी नहीं। मीरब ने शाह की नकल उतारते हुए कहा। मीरब की नकल उतारने पर शाह के लबों पर मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। इस वक्त उसका पूरा फोकस अपने मोटे होने पर था। अपने हुलिये पर इसकी नजर जरा सी भी नहीं जा रही थी। हाँ तो मेरी जान, बदतमीजी करने का हक रोमान शाह किसी को भी नहीं देता। और रही बात गुस्सा करने की, तो तुम मुझ पर जब चाहो जितना चाहो गुस्सा कर सकती हो। तुम्हारा पूरा हक है रोमान शाह पर। शाह ने मोहब्बत से इसकी मखमली गाल पर लब कुशाई करते हुए कहा था। वो इस वक्त मीरब को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। वो नजरों से मीरब की नजर उतार रहा था। जी नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना। मैं जानती हूँ गुस्से में मैं हद भूल जाती हूँ। और मेरे शाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो शाह की मूंछों को ताव देते हुए मुस्कुराकर बड़े अंदाज से बोल रही थी। इसके अंदाज पर शाह एक बार फिर से कहका लगाकर हंसा था। जालिम का कहका और जानलेवा डिम्पल मीरब के हवासों पर छा गए थे। वो हंसते हुए इतना जांच पे नजर लग रहा था कि मीरब चाह कर भी इससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। कितना खूबसूरत था इन दोनों का प्यार। वो मीरब की नजरों से नजरें उतार रहा था और मीरब अपनी नजरों से प्यार से शाह की नजर उतार रही थी। शाह दिल में सोच रहा था कि मीरब को मेरी नजर न लग जाए। और मीरब माशाल्लाह बोलकर खुदा से दुआ मांग रही थी कि इस खूबसूरत शहजादे को इसकी नजर न लगे। आशिक तो हजारों मिल जाते हैं मगर रोमान शाह जैसा नहीं, और दीवानियां तो लाखों मिल जाती हैं मगर मीरब जैसी नहीं। इसे अलग सबसे जुदा थी इसकी मोहब्बत, और इन दोनों के जैसा ना था ना कोई। न दोनों की नजरों में दुनिया की सारी खूबसूरती एक दूसरे में समाई हुई थी। मीरब शाह के मुस्कुराते हुए चेहरे पर नजरें गाड़े देख रही थी। शाह के गहरे डिंपल हंसते हुए और भी वाज़ेह हो रहे थे। शाह आमतौर पर इस तरह इस तरह खिलकर कम हंसता था, इसलिए इसके डिंपल ज्यादातर दाढ़ी में छुपे रहते थे। आज वह इस तरह खुलकर हंसा था कि इसके डिंपल और भी जांच पे नजर लगे थे। ये खूबसूरत शहजादा और भी दिलकश लग रहा था, और मीरब की नजरें शाह से हट नहीं पा रही थी। क्या देख रही हो इतनी तवज्जो से, जैसे तुमने मुझे बरसों बाद देखा हो? शाह ने आईब्रो उठाते हुए मुस्कुराहट के साथ पूछा था। बड़ी मोहब्बत से पूछते हो? वो नरमी के साथ मीरब को सोफे पर बिठाकर खुद भी इसके करीब ही बैठ चुका था। सोफा नरम गहरे नीले रंग का था, जिस पर हल्की सी सुनहरी धारियां थी जो तुर्की के महंगे होटलों से कमरे में रखने के लिए खास इस्तेमाल किया जाता है। सोफा देखने में पुरकशिश दिखाई दे रहा था और मीरब इस पर बैठी हुई किसी मुल्क की खूबसूरत शहजादी लग रही थी जो इस वक्त अपने शहजादे की मोहब्बत से लबरेज थी। सोफा रूम के कंबल और बेडशीट तकिए से मिलता जुलता आरास्ता किया हुआ था, जो देखने में बहुत जाज़ब नजर लग रहा था। शाह के अंदाज में मोहब्बत की शिद्दत
خماری کے گہرے رنگ شامل تھے۔ اگر اس سب میں ایک چیز بہت خاص تھی وہ تھا اپنی بیوی کے لیے احترام اور محبت، جو رومانچا کی محبت کو سب سے الگ اور منفرد بناتا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو اتنی غور سے؟ جیسے سالوں بعد دیکھ رہی ہو مجھے؟ شاہ نے میرب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر نرمی سے دوبارہ سوال کیا تھا، جبکہ وہ اسے چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ شاہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ میں نے ایسے کون سے نیک کام کیے ہیں جس کے بدلے میں مجھے آپ ملے ہیں؟ میرب نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے پوچھا تھا۔ شام جانتے ہیں آپ کتنے خوبصورت ہیں، اور آپ کا یہ ڈمپل تو کسی دن میری جان لے لے گا۔ ڈمپل پر ہاتھ رکھ کر شدت سے بولی تھی۔ شاہ خاموشی سے میرب کی محبت کی گہری جھلک کو اندر تک محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس لمحے کو ہمیشہ اپنی آنکھوں میں قید کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ شاہ، میں جب آپ کو دیکھتی ہوں اتنی بار دل چاہتا ہے کہ آپ سے عشق کروں۔ پہلی بار تو آپ کو دیکھ کر میں جتنی پاگل ہوئی تھی، وہ جذبہ ابھی تک میرے دل میں زندہ ہے۔ سالوں بعد بھی آپ کا خیال، آپ کے عشق کا خمار میرے دماغ سے نہیں اترا۔ ہر گزرتے دن، ہر مہینے، ہر سال کے ساتھ یہ محبت، یہ عشق، یہ دیوانگی اور بھی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ شاہ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میں آپ پر پہلے سے زیادہ فدا ہوتی جا رہی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرب نے بڑی محبت سے شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا تھا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مگر یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اپنی جان شاہ کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص ہوں، جس کی قسمت میں اتنی پیار کرنے والی بیوی لکھی گئی ہے۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں محبت کی گہرائی محسوس کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، میری جان، میں نے تم میری کسی دیکی کا صلہ ہو۔ کچھ دیر کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ شاہ نے میرب کو اپنی مضبوط باہوں میں اس طرح جکڑ لیا تھا جیسے وہ اس کی دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہ ان لمحوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں میرب کے قریب ہونے سے اور بھی مدھم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میرب اپنے پیارے شاہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان لمحوں کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی خود کو ایک ایسے سکون میں محسوس کر رہی تھی جیسے وقت کا پہیہ رک چکا ہو۔ اس حسین لمحے کی قید میں دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں گھل کر پوری کائنات کو بھلا کر صرف ایک دوسرے میں گم ہو چکی ہوں۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شاہ کا پیار میرب پر تیز بارش کی نرم بوندوں کی طرح برس رہا تھا۔ روم کی فضا میں مدھم سی روم فریشنرز کی خوشبو پھیل رہی تھی جو چاروں اطراف کو مہکا رہی تھی۔ مخملی چادر پر شاہ کی مضبوط بازوؤں میں لپٹی ہوئی میرب کو خود کو اس لمحے میں ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہو۔ اسے ناز تھا اپنے شوہر کی محبت پر، اور کیوں نہ ہوتا ہے اس شخص کی محبت میں عزت، تحفظ، مان اور غرور سب کچھ شامل تھا۔ شاہ کی محبت ایک مضبوط حصار کی مانند تھی جس میں وہ خود کو محسوس کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر نہ صرف اس کے لیے ایک ساتھی ہے بلکہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ تحفہ اس نے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا۔ شاہ کی محبت میں ایک ایسی طاقت تھی جو اسے اندر سے مضبوط بناتی تھی، اور وہ ہر دن اپنے رب کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر گزار تھے۔ دونوں کی الجھی ہوئی سانسوں کا شور روم کی خاموشی میں سرک رہا تھا جیسے ایک دوسرے میں گم ہونے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ قطرہ قطرہ شاہ کی محبت میں پگھلتے ہوئے خود کو اس کے نرم ہاتھوں کے حوالے کر چکی تھی، جیسے ہر لمحہ، ہر سانس وہ اپنے تمام جذبات کے ساتھ شاہ کی گلیوں میں بہہ کر اس کی محبت کے سمندر میں غرق ہو گئی ہو۔ اس کے جسم کی ہر سانس میں شاہ کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ شاہ میر کو اپنا گھر مل چکا تھا کیونکہ وہ ایک سرکاری آفیسر تھا جو اب اسے یہاں پر رہنے کے لیے ایک سرکاری رہائش گاہ مل چکی تھی۔ وہ اب اس وقت اپنے نئے گھر کے کمرے میں کھڑا تھا جو سوات کے پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا۔ صبح کا وقت تھا اور بیرونی دنیا کی خاموشی کو اندر کی روشنی میں درآمد کیا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک رات کی میٹنگ سے بیزار تھا۔ مرحا عائشہ سے بہت چڑھتی تھی۔ شاہ میر کو خود بھی عائشہ کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ کام کرنا ایک مجبوری تھی کیونکہ اوپر سے آرڈرز تھے، تو اپنے آفیسر کی بات کو وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ بہت بھاری سفارش کے ساتھ شاہ میر کے ساتھ کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب بھی اسے جا کر عائشہ کے ساتھ مل کر ایک خاص پروجیکٹ پر کام کرنا تھا۔ شاہ میر کے دماغ میں عجیب سی کوفت سی محسوس ہو رہی تھی اس لڑکی کے ساتھ کام کرنے کا سوچ کر۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کچھ وقت اپنی زندگی کے خاص لمحے مرحا کے ساتھ گزارے۔ وہ مرحا کو اپنے ساتھ اس لیے لایا تھا کہ کچھ پیاری یادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکیں۔ وہ مرحا کو بہت سا وقت دینا چاہتا تھا، بہت ساری باتیں کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ سننا چاہتا تھا جو بزی شیڈیول میں اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر جب یہ عائشہ آئی تھی ایک عجیب سی زندگی میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ جو بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، کچھ مسنگ تھا، کچھ عجیب، کہیں پر غلط ہونے کا احساس بار بار شاہ میر کے دماغ میں اٹھ رہا تھا، مگر وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اس عائشہ کے تہ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔
शामीर मलिक की नजर थी, कभी धोखा नहीं खा सकती थी। इसे पहली नजर में आयशा को देखकर खतरे की बू महसूस हो रही थी, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी आयशा इससे एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला था जिस लड़की के खिलाफ हो। शामीर घर में दाखिल होने से पहले इसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालकर फिर घर के अंदर दाखिल होता था, क्योंकि मिरा को उसके नाम से इसके फोन करने से एक खास किस्म की चिढ़ थी और शामीर मिरा को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए घर के अंदर एंटर होते वक्त वो ब्लॉक लिस्ट में इसका नंबर डालकर आता था और घर से बाहर जाकर इसे ही ब्लॉक लिस्ट से आज़ादी मिलती थी। और आज के बाद तो वो शामीर ने तौबा कर ली थी कि वो गलती से भी इसके फ़ोन को आने की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि आज शामीर घर में दाखिल होते हुए जल्दबाजी में आयशा का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालना भूल गया था और इसकी अच्छी खासी सज़ा सुबह सुबह मिल गई थी। आज मिरा को लेकर कहीं घूमने का इरादा रखता था, ताकि मिरा को बाहर से खाना खिलाकर उसका मूड बेहतर कर सके कुछ वक्त, और वो मिरा के साथ गुजारना चाहता था ताकि इसका ध्यान आयशा से हट जाए। मगर आज एक ज़रूरी केस था जिसके लिए इसे पहले पुलिस स्टेशन जाना था और फिर आयशा के साथ एक खास जगह तहकीकात के लिए जाना था। वो दिमाग से सब ख्यालात को छटकते हुए खुद को तैयारी के लिए जहनी तौर पर तैयार कर रहा था। इसी दौरान मिरा कमरे में दाखिल हुई थी। इसके हाथ में नाश्ता था और चेहरे पर एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। शामीर ने नजरें उठाकर मिरा के चेहरे की जानिब देखते हुए मुस्कुराहट लबों पर सजा ली थी। मीर, आपका नाश्ता तैयार है? मिरा ने प्यार से देखते हुए मुस्कुराकर कहा था। इसकी आंखों में वो चमक थी जो हमेशा शामीर के दिल को भा लेती थी। शुक्रिया जनाब, अपने प्यारे हाथों से रोज लजीज खाना बनाकर देने के लिए। शामीर ने आगे बढ़कर मिरा के हाथ से खुद खाने वाली ट्रे पकड़कर टेबल पर रखी थी। लेकिन मुझे आज बहुत जल्दी है, मीटिंग बहुत ज़रूरी है, मैं नाश्ता नहीं कर सकूंगा, प्लीज़। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नाश्ता आप करके जाएंगे। अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो मैं भी नाश्ता नहीं करूंगी। मिरा ने ज़िद्दी नजरें उठाकर शामीर की जानिब देखते हुए कहा। मिरा यार, समझने की कोशिश किया करो, मेरा जाना ज़रूरी है और तुम नाश्ता करोगी, अगर नहीं किया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। शामीर ने प्यार से इसे इसे अपने करीब करते हुए कहा। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहां पर जाकर नाश्ता कर लूंगा। टेंशन नहीं लेनी, प्लीज मुस्कुराकर दिखाओ, तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। शामिर ने इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए इसका चेहरा ऊपर को उठाते हुए प्यार से देखते हुए कहा। ठीक है, लेकिन आप अपनी शर्ट चेंज करें, ये कंट्रास्ट अच्छा नहीं लग रहा। हल्की सी मुस्कुराहट जबरदस्ती लबों पर सजाए हुए कहा। जान, मुझे लेट हो रही है, मैं चेंज नहीं कर सकता। अमीर, कोई देर नहीं हो रही, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, शर्ट पहन ले। वो जल्दी से शर्ट निकाल कर इसके सामने रखते हुए बोली। मेरा प्लीज, मैं नहीं पहन सकता, मुझे बहुत जल्दी है। वो शर्ट को एक तरफ करते हुए थोड़ी सख्ती से बोला। वो ये सब कुछ गैर इरादी तौर पर कर गया था, क्योंकि इसके जहन में अजीब सी टेंशन और कश्मकश चल रही थी, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी इसका लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। उसका एहसास उसे फौरन हुआ और वो आंखों को सख्ती से बंद करते हुए शर्मिंदा सा हो गया था। मिरा की आंखों में फौरन ही नमी की एक तेज लहर तैरने लगी थी। इसे मीर के सख्त रवैये की आदत नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा शामीर की मोहब्बत में ही देखती आई थी। मगर आजकल शामीर का लहजा न चाहते हुए भी सख्त हो जाता था, और ये बात मिरा ने कई बार महसूस की थी। सॉरी सॉरी यार, तुम्हें हर्ट करना मेरा मकसद नहीं था। ठीक है, मैं शर्ट पहन लेता हूँ, अभी चेंज कर लेता हूँ। शामीर ने इसकी आंखों में उतरती नमी को देख कर तड़पते हुए कहा। वो मिरा के चेहरे को हाथों के प्यालों में लिए हुए इसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। शामीर की मोहब्बत थी और मिरा की आंखों में जरा से आंसू देखकर तड़प जाता था, और आजकल इसके आंसू की वजह से वो न चाहते हुए भी ऐसा बन जाता था। वो पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा था और खुद भी इस कैफियत को समझने से कासिर था। मत चेंज करें, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, मिरा ने शामिर के हाथों को अपने हाथ से हटाते हुए सख्ती से कहा था। इसके आंसू बेख्तियार फिसलकर उसके रुखसारों के नीचे गिरने लगे थे और वो एकदम शिद्दत से रोने लगी थी। प्लीज यार, रोना बंद करो यार, मेरा मकसद नहीं था, सॉरी। शामिर ने आगे बढ़कर मिरा के हाथ थामने चाहे थे, मगर मिरा ने अपने हाथों को पीछे करते हुए उससे दूरी इख्तियार करने के लिए कदम पीछे हटाए। मीरा, आप बदल रहे हैं, महसूस कीजिए आप बदल रहे हैं। जब वो लड़की आयशा आई है, आप बदल रहे हैं। समझिए, हमारे दरमियान जो कुछ हो रहा है, ये आज से पहले कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। वो तकरीबन चीखते हुए बोली थी। मिरा ऐसे अंदाज में शामिर से बात नहीं करती थी, मगर मिरा के अंदर अजीब सी टूट फूट की कैफियत थी, जैसे आज से पहले मिरा ने कभी महसूस नहीं किया था। मेरी जान, मैं नहीं बदल रहा और ना ही कभी बदल सकता हूँ, तुमसे बदल कर मैं कहाँ जाऊँगा। यार, तुम मेरा सुकून हो, मेरी बात तो सुनो। शामिर ने कहते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाया। वो अपने कदम पीछे ले जा रही थी। झूठ झूठ मत बोलिए मेरा, मीर, बच्ची नहीं हूं मैं। जिंदगी का एक तवील अरसा आपके साथ गुजार चुकी हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपको समझती हूँ। आप बदल रहे हैं, आपका रवैया बदल रहा है और आप में बदलाव आ रहा है। आपका दिल शायद मुझसे भर गया है। क्या है हमारे दरमियान जो गलत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ ठीक नहीं है। इस धोखे में नहीं रह सकती मैं।
बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, मानती हूँ मैं आप जितनी समझदार नहीं हूँ, मगर बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं हूँ और बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं अपनी जान दे लूँगी। आपने इस वक़्त मेरा हाथ थामा, मैं जब अंदर से मर चुकी थी। आपने मुझे मेरे अंदर मोहब्बत को भर दिया। मिहा ने खुद को बुलंद किया और मोहब्बत के उरूज पर बिठा लिया, लेकिन अब नहीं। अब ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मैं बर्दाश्त न कर सकूं। एक साथ पता नहीं कितनी गलत फहमियों का शिकार होकर गुस्से और दर्द से रोती हुई वो बोलती जा रही थी। मिठा मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें? जरा काम का प्रेशर है, मानता हूँ आजकल मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, मगर यार ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। तुमने क्या सोच रखा है दिमाग में? मैं तुमसे बद, बदलूंगा? क्या हो गया है यार तुम्हें? शामिर ने कहते हुए जबरदस्ती उसे खींचकर अपने सीने में छुपाते हुए अपने बाजू की गिरफ्त मजबूत कर ली थी। छोड़े मुझे। मेरी हाथ छटपटाकर आजाद होने की कोशिश कर रही थी। शामिर की मजबूत बाजुओं की गिरफ्त से वो खुद को आजाद तो नहीं कर पा पाई थी, मगर ऊंची आवाज में शिद्दत से रो रही थी। पूरे कमरे में इसके रोने की आवाज गूंज रही थी और इसके रोने में ऐसा दर्द था जो शामिर के दिल को गहराई से तड़पा रहा था। मैं, हाँ खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम जानती हो मेरी मैं तुमसे बेवफाई करूंगा? क्या हो गया है तुम्हें? तुमने कैसे सोच लिया कि ये सब कुछ? यार इंसान हो, काम के प्रेशर में थोड़ा सा उलझ गया हूँ, मानता हूँ मुझे तुम पर ये अंदाज जाहिर नहीं करना चाहिए था। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी जान को नहीं आदत है मेरे ऐसे रवैये की। यार मैं सॉरी करता हूँ, नेक्स्ट टाइम पूरा ध्यान रखूंगा ऐसा ना हो। मगर यार अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल लो। आपने शायद इस लड़की की आंखों में नहीं देखा, मैं इसमें वो हर खासियत है जिससे एक मर्द अपनी बीवी से बेवफा हो सकता है। इसकी मोहब्बत का मान भी तो तोड़ सकता है और अपनी बीवी की वफा को भी भुला सकता है। और जब बीवी मुझ जैसी हो जिसमें पहले से ही कमी हो, ऐसी बीवी को भूलना जरा भी मुश्किल नहीं है। मेरा की आंखों में आंसू की जगह अब गुस्सा था, जिसे वो दरिया की मानिंद उमड़ आया हो। इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, होंठ कपकपा रहे थे और सांसें बेकाबू हो चुकी थी। वो तेजी से बोल रही थी जैसे दिल के तमाम दुख और गुस्सा एकदम जुबान से बाहर आ गए हों। हर लफ्ज में एक ऐसी शिद्दत थी जैसे वो खुद को और अपने जज्बातों को काबू करने की आखिरी कोशिश कर रही हो, लेकिन वो ऐसा ना कर पाई थी। भाड़ भी गई वो लड़की, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। शामिर के लहजे में बेपनाह गुस्सा और दुख था, जैसे वो खुद भी अपनी कैफियत से तंग आ चुका हो। इसकी आंखों में कैसी एक तलखी छुपी हुई थी। मेरा, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस लड़की की वजह से बदल रहा हूँ? इसकी आवाज में दर्द था, वो अपनी बेगुनाही का यकीन भी दिखा रहा था। प्लीज मीर, प्लीज कोई दलील मत दीजिएगा। मिरहा की आवाज में तसावियत थी। वो शामिर से दूर होकर खड़ी हो गई थी। मिरहा, क्या हो गया है यार, इतनी बदगुमानी? ऐसा क्या देख लिया है तुमने मुझ में जो तुम इतनी बदगुमान हो गई हो? सिर्फ थोड़ा सा सख्त लहजा से इसके सिवा क्या किया है मैंने जो जो मैं मुजरिम होने का मुस्तहक हो गया हूँ? ये सब कुछ वो टूटे हुए दिल से बोल रहा था। अपने बात करने का अंदाज देखे, मुझसे पूछ रहे हैं मुझे क्या हो गया है। मिठा की आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी, वो बड़ी शिद्दत से बोल रही थी। मिठा की आंखों में एक अजीब सा डर और खौफ नुमाया नजर आ रहा था। आपकी एक एक सांस से वाकिफ हूं मैं, आप बदल रहे हैं और ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ। सिर्फ आंखों से शामिर के चेहरे के पर नजरें गाड़े हुए मजबूत अंदाज में कहा। शामिर ने मुंह खोलकर गहरे सांस ली, जैसे इसका सांस रुक गया हो। गुड, वेरी गुड। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा हो रहा है तो ठीक है, सोचो। तुम्हारे सोचने को दिल चाह रहा है। शामिर का लहजा टूट चुका था, अल्फाज जैसे इसके मुंह से जबरन जबरन निकले हो। इसके कदमों में अजीब सी रुकावट थी, मगर इसका दिल एक गहरे बोझ से दब रहा था। वो मिरहा को नाराज छोड़कर घर से जा रहा था। जिंदगी में ये पहली बार था कि उसने मिरहा को इस तरह से रोता हुआ छोड़ा था। मिरहा की आंखों में नमकीन पानी की झुरमट थी, वो बेख्तियार रोती जा रही थी। जिंदगी में ये पहली बार था जब उसके सामने इस तरह नादम और शक में डूबी हुई थी। इसके दिल में वही शिद्दत थी जो कभी शामिर की मोहब्बत में थी, मगर आज वो शिद्दत गुस्से, दर्द और शक में बदल चुकी थी। इसका दिल बेचैन था और इसका चेहरा दुख में मध्यम था। मीर, तुम्हें क्या हो गया है? वो सोच रही थी, मगर इसके मुंह से एक लफ्ज तक ना निकल पाया। वो बस खामोश खड़ी रही। इसकी नजर शामिर के जाने वाले कदमों पर थी और दिल में एक ही सवाल था, क्या वो हमेशा के लिए चला जाएगा? शामिर इसकी बेबसी को देख रहा था, मगर वो खुद को इससे दूर करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई ताकत इसे इस लम्हे में रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं रुक सका। इसका दिल दिमाग सब कुछ इसके खिलाफ चाह रहा था, लेकिन वो फिर भी चलता रहा। ये मंजर एक नीम तारीख कमरे का था। आयशा तैमूर कुर्सी पर बैठी हुई थी। इसके सामने ही सुल्तान साइगल खड़ा था, जिसकी आंखों में सवाल और इत्मीनान की मिली जुली कैफियत थी। आयशा चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए बैठी थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो बाजी जीत लेगी। दोनों के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि वो दोनों की शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा था। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे? ये मत भूलो शामिर कोई आम आदमी नहीं है।
اس کا انتقام ہمارے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ وہ ٹیبل کی سائڈ سے ہوتے ہوئے عائشہ کے قریب آ کر تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بھاری ہاتھ عائشہ کے گال پر رکھ کر انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے دونوں کے درمیان کوئی چھپا ہوا رشتہ ہو۔ عائشہ بالکل سکون سے بیٹھی ہوئی تھی، نہ کوئی جھجک تھی اور نہ ہی شرم و حیا۔ مطلب کہ ان کے درمیان یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی، سلطان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا انداز بے باک تھا، جیسے اس سے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے خود کو اس کے سامنے پیش کرنا اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ وہ نڈر اور بولڈ انداز میں کھڑی تھی، جیسے اپنی کشش سے اس پر اپنا اختیار جتانا چاہتی ہو۔ بے فکر رہو سلطان، اگر وہ ACP شامیر ملک ہے تو میں بھی عائشہ تیمور ہوں۔ میں اس کی کمزوریاں کو بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ وہ سلطان کے گال پر خماری سے ہاتھ رکھ کر نرمی سے پھیرتے ہوئے اس کے اور بھی قریب ہو رہی تھی، جیسے لمحوں میں ہر دوری ختم کرنا چاہتی ہو۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی کشش اور اعتماد تھا، جیسے دھڑکنوں میں سمو کر خاموشی سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک بے باک چمک تھی، لبوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ، جسے وہ اس لمحے کا مکمل اختیار اپنے ہاتھ میں لے چکی ہو۔ وہ پوری خود اعتمادی اور بے خوفی کے ساتھ کھڑی تھی، گویا اپنے دل کی بات بغیر لفظوں سے کہہ رہی تھی۔ سلطان غور سے عائشہ کو دیکھتا ہے، جیسے مزید وضاحت چاہتا ہو۔ سلطان کا ہاتھ اس کی کمر پر سختی سے رکھا ہوا تھا، جیسے وہ اسے پوری طرح سے اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہو۔ دوسرا ہاتھ نرم انداز میں اس کے ہونٹوں پر جمائے ہوئے تھا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں واضح طور پر ایک چیلنجنگ چمک تھی، جیسے وہ دونوں کے درمیان کی کشمکش اور تعلق کی گہرائی کو محسوس کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی لہر تھی، جو سلطان کے ساتھ اس لمحے میں مکمل ہم آہنگی ظاہر کر رہی تھی۔ عائشہ، مجھے بتاؤ، تم اپنے پلان میں کہاں تک کامیاب ہو؟ وہ شخص بہت شاطر ہے اور اب تک تم پر شک نہ ہو، ایسا میں مان نہیں سکتا۔ اگر ناکامی ہوئی تو تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا، مچھلیوں کو دعوت نصیب ہوگی۔ سلطان نے شیطانیت سے اس کی ہر رعنائی کو دیکھ کر ہاتھوں سے محسوس کرتے ہوئے لفظوں کو چبا چبا کر کہا تھا۔ فکر نہ کرو سلطان، تمہارا پلان کامیاب ہے۔ عائشہ نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ خود کو اس میں شامل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہاری دھمکیاں مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ عائشہ کی مسکراہٹ میں خود اعتمادی اور راز چھپا تھا، جیسے وہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہو، جیسے اسے خود پر بہت ہی یقین ہو، یا پھر وہ مقابل پر اپنے حسن کا جال پھینک رہی ہو۔ عائشہ کی شخصیت عجیب پراسرار سی لگ رہی تھی۔ دیکھ لینا تمہارا ایسا سمارٹ پن کہیں سارا پلان چوپٹ نہ کر دے۔ سلطان اسے اٹھا کر سامنے پڑی اونچی سی ٹیبل پر کانچ کی گڑیا کی طرح پٹکتے ہوئے چہرہ اس کے چہرے پر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ عائشہ نے دونوں بازو اس کی کمر پر باندھے رکھے تھے، جیسے وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ اس سے دور ہو۔ سلطان کیوں فکر کر رہے ہو؟ اور شخص کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بیوی ہے۔ وہ عورت جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر اس کی بیوی کی عزت پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے اشاروں پر چلنے لگے گا۔ میں نے حکم کے پتے پھینک دیے ہیں، بہت جلد آپ کو رزلٹ مل جائے گا، عائشہ پورے یقین کے ساتھ بول رہی تھی۔ سلطان نے کچھ دیر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہا، میں سر کو ہلکا سا ہلا دیا تھا، جیسے عائشہ کے یقین پر یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم پر یقین کر رہا ہوں، مگر امید کرتا ہوں کہ تم میرے یقین کو توڑو گی نہیں۔ میرے پلان کی ناکامی کی صورت میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے مار دیں۔ میں آپ کے ہاتھوں مرنا چاہتی ہوں۔ وہ سلطان کے کوٹ کو کالر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے جھٹکے سے اپنے اور بھی قریب کرتے سرگوشیوں میں بہکتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم اس کے آگے کیوں نہیں سوچتی؟ اس کے ارادوں کو سمجھتے ہوئے سلطان نے ایک بے باک سی حرکت کی تو وہ سسک اٹھی تھی۔ اتنا مرنے کا شوق ہے تو برداشت کرنا بھی سیکھو۔ سلطان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کی سسکی کو حلق میں دبایا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی مضبوطی سے دھڑکنوں پر سختیاں دکھا رہا تھا۔ عائشہ کے منہ کے بدلتے ہوئے زاویے اس کے اندر کی کیفیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ تمہارے ارمان بہت جلد پورے کروں گا، مگر پہلے مجھے خوشخبری سناؤ۔ اس کے دل کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے سلطان اسے تڑپتا مچلتا ہوا چھوڑ اسے 2 قدم پیچھے کھڑا ہو کر بول رہا تھا۔ سلطان، خوشخبری آپ کو بہت جلد مل جائے گی، کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، ایسے نہیں جا سکتے آپ۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر سلطان کے قریب آ کر سینے پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے جذباتوں کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کسی بھی طرح سے سلطان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان اپنی مرضی سے حسیناؤں کو منہ لگاتا ہے، شراب اور شباب میں اپنی مرضی کے مطابق ہی پیتا ہے اور جیتا ہو۔ سلطان نے اسے جھٹکے سے اپنے آپ سے دور کر دیا تھا۔ اپنے حواس پر قابو رکھو، پہلے میرا کام کرو، اس کے بعد تمہاری پیاس کا علاج بھی کر دوں گا۔
याद रखना, शाहमीर को काबू में रखना आसान नहीं होगा। वो शेर की तरह पलटता है और पलटकर वो किस अंदाज से वार करे, किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता। ऐसा ना हो कि शिकारी कुछ शिकार बन जाए। आयशा को सुल्तान के अंदाज पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर खुद पर जब्त करते हुए वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सुल्तान के सामने चूं चलक करने का मतलब था कि वो इसे अभी मौत की घाट उतार देगा। और आयशा को अपनी जान बहुत प्यारी थी। शेर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कमजोरी पर वार करके उसे पिंजरे में कैद किया जा सकता है। और शाहमीर मलिक की कमजोरी उसकी बीवी है। मैं उसकी जिंदगी को उसके सामने जहन्नुम बना दूंगी, यहाँ तक कि वो खुद मेरे कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाएगा। वो सुल्तान का गुस्सा शाहमीर का नाम लेते हुए लफ्जों को चबा चबा कर बोलकर उतार रहे थे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे अगले कदम का भी। अभी के लिए रखो। सुल्तान ने इसके सामने अनगिनत नोटों के बंडल फेंकते हुए इसकी कीमत अदा करते इसे पलट कर भी नहीं देखा था। इसने इसके नज़र में शायद ही इस लड़की की यही कीमत और इज्जत थी, मगर आयशा को शायद अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं था। और सुल्तान को बाय बोलकर रुखसत करती हुई नोटों की गड्डियां उठाकर लबों से लगाकर चूमते हुए बैग में डाल रही थी और खुशी से दीवानी हो रही थी। इसकी नज़र में शायद पैसा ही सब कुछ था, और शायद सुल्तान के साथ रिश्ता कायम करने का मकसद भी पैसा ही था। इसे सिर्फ पैसा चाहिए था, और इसकी दुनिया का यही वाहिद महूर था। शामिर मिर्हा से झगड़ा करके घर से निकल आया था, मगर एक लम्हे का सुकून भी इसे नसीब नहीं हुआ था। वो बगैर नाश्ता किए अपने काम में जबरदस्ती दिल लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर दिल तो अपनी जान में अटका हुआ था। वो हर गुजरते लम्हे के साथ और भी बेकरार हो रहा था। दिल को बहुत समझाया कि वो ये सब कुछ इसी के लिए कर रहा है, मगर दिल तो मानने को जैसे तैयार नहीं था। दिल में एक अजीब सा दर्द था जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता ही जा रहा था, और वो दर्द इसकी हर कोशिश को बेअसर कर रहा था। बेकरार होकर इसने आखिरकार फोन उठाते हुए मिन्हा को फोन मिलाया, मगर दूसरी जानिब से इसकी उम्मीद के मुताबिक फोन नहीं उठाया गया। मतलब इसका गुस्सा अभी तक बरकरार था, वरना मिन्हा फौरन फोन उठा लेती थी। ऐसा तो कभी नहीं हो ही नहीं सकता था कि शामिर का फोन और वो पहली बेल पर ना उठाए। इसने पता नहीं कितनी बार फोन मिलाया, मगर इसने फोन नहीं उठाया। शामिर के दिल में अजीब से वसवसे पैदा होने लगे। मिन्हा खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले, ये सोचकर ही शामिर की जान निकल गई थी। वो सामने रखे लैपटॉप को बंद करते हुए तेजी से उठकर बाहर निकलने लगा था। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक सामने से आती हुई आयशा इससे टकराई और लड़खड़ाई और फिर जमीन पर गिरती चली गई। शामिर घबराकर फौरन इसकी तरफ बढ़ा। इसकी नजरों में शदीद गुस्सा था। इस लड़की की वजह से सुबह इसकी मिरहा के साथ फजूल में बहस हो गई। अंधी हो, देखकर नहीं चल सकती, शामिर ने सख्त लहजे में कहा। आयशा ने मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसकी तरफ देखा। इसे शामिर के गुस्से वाली कैफियत से जरा सी भी हैरानी नहीं हुई थी। और शामिर के सामने हाथ फैलाते हुए शायद इस उम्मीद पर थी कि वो हाथ पकड़कर इसे उठा लेगा। एसीपी साहब, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? और प्लीज मुझे उठाएं, मैं गिर गई हूँ। वो बच्चों की तरह फजूल सा मुंह बनाते हुए बोल रही थी। शामिर को इसका ये अंदाज इस वक्त इंतहाई कोफ्तज़दा लग रहा था। शामिर ने उसकी तरफ तेज नजर से देखा और शायद अपने अंदर के गुस्से को जब्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर आज वो अपने आप पर काबू न पाते हुए तेज चुभती हुई नजरों से जमीन पर गिरी हुई लड़की की जानिब देख रहा था। जितना तुम गिरी हुई हो, इससे ज्यादा क्या गिरोगी? वो अपनी बात के खत्म पर दिल में सोचते हुए खामोश था। शामिर की नजरें आयशा पर जमी हुई थी, जैसे वो उसकी हर हरकत, हर झिझक को समझने की कोशिश कर रहा हो। उस लड़की में कोई राज छुपा हुआ था। पता नहीं शामिर को क्यों उस लड़की को देखकर अजीब से खतरे की बू आती थी। इसकी सोचों में तूफान मच रहा था। आयशा ने जमीन से उठकर खुद को संभाला। शामिर की गहरी नजरें खुद पर मरकूज देखकर वो पूछे बिना नहीं रह सकी थी, क्या सोच रही हो? इसका लहजा हल्का सा चेंज था, मगर साथ में इसकी एक ऐसी अधूरी तसल्ली थी जो शामिर के दिल में बेचैनी पैदा कर रही थी। शामिर की आंखों में एक लम्हे के लिए गहरी संजीदगी आई थी, जैसे वो इसे जवाब देने से पहले इसकी हकीकत को समझना चाह रहा हो। जो कुछ भी सोचो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो, फाइल्स रेडी हैं, बैठकर चेक करो और मेरे रास्ते से हटो। शामी ने सपाट और बेजार से लहजे में कहा। एसीपी साहब, इतना कड़वा लहजा? खैर, आपकी दबंग पर्सनैलिटी पर यह लहजा सूट करता है। वो मुस्कुराते हुए आंखें मिलाते हुए पूरे तमाम अंदाज में फाइल चेक करने के लिए बैठ गई थी। शामी ने हैरत से भरे अंदाज में इसकी जानिब देखा था। अच्छी लग रही हो तो करीब आकर देख लीजिए। हम तो मुंतजर हैं आपके वक्त के, जो आप हमें देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो फाइल पर नजर मरकूज किए हुए मुस्कुराते हुए लोगों से बोल रही थी, जो शामिर की नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। इसकी इन इनकी इनकी हरारत को बखूबी जांच रही थी। शामिर दिल में सोचने पर मजबूर था कि लड़की इसकी सोच से कहीं ज्यादा शातिर है। मेरा टाइम सिर्फ मेरे काम के लिए है या मेरी फैमिली के लिए, इसके अलावा तुम अपना टाइम किसी पर वेस्ट नहीं करता।
शाहमीर ने दो टोक अंदाज में कहा था, जैसे वो सामने बैठी लड़की को खामोश होने का हुक्म दे रहा हूँ। ये कहकर वहां से जा चुका था। मैं तुम्हारे इस गरूर को ऐसे मिट्टी में मिलाऊंगी तुम खुद से नजर नहीं मिला पाओगे, वो मुंह में बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, हाथ में पकड़े हुए पेन को दीवार पर जोर से मारकर अपने गुस्से को जब्त कर रही थी। शामिर काफी देर से दर बजा रहा था, मगर मिरहा दरवाजा नहीं खोल रही थी। शामिर का दिल खौफ से भरा हुआ था। इसे डर लग रहा था कि मिरहा ने खुद को कोई नुकसान न पहुंचा लिया हो। ये सोचकर इसकी जान निकल रही थी, मगर शामिर ने एक्स्ट्रा चाबी जो गाड़ी में भूल आया था इसे लाकर दरवाजे में लगाते हुए दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आया, इसकी आंखें हैरानी से खुलकर रह गई थी। मोहतरमा सामने टीवी लाउंज के सोफे पर पांव लटकाए हुए बैठी टीवी देख रही थी। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? शामीर ने अंदर आते ही सवाल किया। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए इसके पास आकर खड़ा हो गया था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। इसके खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त दिल फरीब सी मुस्कुराहट थी। वो दिल से शुक्रगुजार था कि मेरा बिल्कुल सही सलामत है। मैं कोई नौकर नहीं हूँ जो बेल बजे तो फौरन ही जल्दी से उठकर दरवाजा खोलूं। मेरा दिल नहीं किया इसलिए दरवाजा नहीं खोला। आराम से टीवी देखते हुए ऐसे बोल रही थी जैसे मंजर आम पर इसे शाहमीर कहीं दिखाई ही न दे रहा हो। किसने कहा है कि शौहर के आने पर दरवाजा खोलने पर बीवी नौकर बन जाती है? अगर शौहर बाहर आए तो बीवी का फर्ज है कि वो आकर दरवाजा खोले। शाहमीर को अपनी प्यारी बीवी के गुस्से पर प्यार आ रहा था। वो इसके गुस्से को प्यार से ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। शौहर पर भी कुछ फर्ज होता है, यह सारे फर्ज सिर्फ बीवी को निभाने पड़ते हैं। वो गुस्से से घूरकर शाहमीर की जानिब देखते हुए बोल रही थी। इसके अंदाज में इसके दर्द का दिल का दर्द वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। इसे अपने शामिर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसका दिल दुखा सकता, मगर शामिर से न चाहते हुए भी ये गलती हो गई थी कि इस गलती का इसे पूरी तरह से एहसास था। वो इसलिए खामोशी से सर झुकाए अपनी प्यारी बीवी के गुस्से की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा था। शोहर पर अपनी शोहर पर भी फर्ज होता है कि वो अपनी बीवी का दिल ना दुखाए, और अगर कभी गलती से ऐसी कोई बात हो जाए तो आकर अपनी बीवी को मनाना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए, और मेरी जान मैं वही करने आया हूँ। और प्यार से मिन्हा के करीब बैठते हुए इसे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि इससे गलती हुई है और वो उसे मनाने के लिए वापस आया है। कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी करने की, आपने जितना कुछ कहना था सुबह कह दिया है, समझ आ गई है मुझे। ना आप मुझसे प्यार करते हैं और ना ही आपको मेरी फिक्र है। मैं ही पागल हूँ जो ये समझती हूँ कि मीर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोल रही थी। शाहमीर ने इसे इतनी मोहब्बत और इतना मान दिया था कि आज मीर की इतनी सी बेरुखी मिरहा को अंदर से तोड़ गई थी। मिरहा अपने आंसुओं को बेदर्दी से हाथ के पुर्ज से रगड़ते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी। इसे शाहमीर के सामने नहीं रोना था, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उम्मीद थी कि तड़प कर मिरहा को अपने सीने से लगाने की कोशिश की थी, मगर वो सरक कर पीछे होते हुए अपने गुस्से को बरकरार रखे हुए थी। इस वक्त मिरहा को सच में शाहमीर पर गुस्सा था। इस वक्त मिरहा को सच में शाहमीर पर बहुत गुस्सा था। मिरहा की आंखें रोकर सुर्ख हो गई थी। इसकी आंखों पर हल्की सी सूजन ये बता रही थी कि वो बहुत देर तक पहले भी रोती रही है। गलत बात है, अब अपने मीर को करीब भी नहीं आने दोगी? इतनी नाराजगी? नहीं, आप मेरे करीब नहीं आ सकते। आप जाइए इसी आयशा के पास, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, यंग है। वो रोती हुई नजरों से मीर को देख रही थी। मैं क्यों जाऊं उस आयशा के पास? मैं तो अपनी बीवी के पास आऊंगा, और मेरी बीवी तुम हो। प्यार से नहीं मानोगे, मैं जबरदस्ती मना लूंगा। मीर ने इसकी कमर पर हाथ रखते हुए खींचकर इसे अपने करीब किया, और वो झटके से अपनी मजबूत बाहों में उठाकर सीने से लगा लिया। छोड़े मुझे, आपको क्या लगता है कि मैं मान जाऊंगी? आपने सुबह मेरा दिल तोड़ा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो झटपटाकर मीर की मजबूत गिरफ्त से आज़ाद होना चाहती थी, मगर पुलिस वाले के हाथों से इस नाजुक सी जान के लिए आज़ादी बहुत मुश्किल थी, जो मुजरिमों को गले का फंदा बन जाता हो। इसके इनके हाथों से झटपट झपट कर आज़ादी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जैसे दिल तोड़ा है वैसे दिल जोड़ूंगा, जैसे नाराज किया है वैसे मना लूंगा। शामिर मोहब्बत भरे अल्फाजों से अपनी मिरहा का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। ना मुझे आपसे बात करनी है, ना आपसे सॉरी बुलवाना है, ना ही मुझे आपके से कोई शिकवा या शिकायत है। बात खत्म। आप छोड़ें मुझे और जाएं अपने ऑफिस। आपको बहुत काम है, फजूल में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मुझे अपनी जान से बात भी करनी है, मुझे अपनी प्यारी बीवी से सॉरी भी कहना है, और मैं जानता हूँ कि मेरी प्यारी सी बीवी को मुझसे बहुत सारे शिकवे और शिकायतें हैं, वो सब भी दूर करने हैं। और रही टाइम की बात, तो मेरा सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसके गुस्से का जवाब बड़ी मोहब्बत से दे रहा था। वो अब भी इसे अपने मजबूत बाजों में उठाए हुए प्यार से चेहरा उठाकर उसकी जानिब देख रहा था। मुझे आपसे बात नहीं करनी, सॉरी यार, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, शाहमीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा था। आज मिहा का गुस्सा शाहमीर की सोच से कहीं ज्यादा था। मीर बात सॉरी की नहीं है। आप बदल गए हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा, पहले वाले मीर नहीं रहे।
मिन्हा के आंसू रुखसारों से फिसल कर मीर के चेहरे पर गिर रहे थे। मेरी जान, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं बदला। बस काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा अपसेट हूँ। मेरा क्या काम? मीर, क्या काम का प्रेशर? पहली बार हुआ है क्या? मैं आपको नहीं जानती। आपको काम कभी सर पर सवार नहीं करते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये काम के प्रेशर वाली बात किसी और को झांसा देने के लिए रखिएगा। बीवी हूँ आपकी, आपको आपसे ज्यादा जानती हूँ। मेरा का लहजा और अल्फाज दोनों ही बेहद तल्ख थे। मीर मेरे नीचे मुझे नीचे उतारे। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। वो कुछ कहते हुए खामोश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग और कश्मकश थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी या फिर मीर पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। जो दिल में है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बताओ, ऐसा क्या है जिसे तुम्हें लग रहा है कि मैं बदल रहा हूँ? वो तजस्सुस भरी निगाहों से देखते हुए पूछ रहा था। नरमी से मिर्हा को नीचे खड़ा करते हुए वो जानना चाहता था कि मिर्हा को ये एहसास क्यों हो रहा है। मुझे कुछ नहीं कहना, आप जाएं। आपके काम का बहुत नुकसान हो रहा है, और कोई बेकरारी से आपका इंतजार भी कर रहा होगा। प्लीज जल्द अज जल्द मेरे पास वापस जाने का इंतजार करें। दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं प्लीज, मुझे रोकिएगा मत। अगर मैं यहाँ रुकी तो हमारे बीच में बहुत कुछ खराब हो जाएगा। बेहतर है कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। वो शाहमीर की बात सुने बगैर किन अंदाज से बोल रही थी। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। शाहमीर को इस वक्त मीर के जाने वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो मिरहा को मनाना चाहता था, मगर ये जाने वाली बात करके इसने शाहमीर की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। शुक्र है कहीं ये नहीं कह दिया कि मिरहा तुम फजूल हो। अभी तो सिर्फ मेरा रिएक्ट और ओवर फजूल है। इससे पहले कि मैं फजूल हो जाऊं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। रोकर सुर्ख हुई आंखों से मीर को देखते हुए बोल रही थी। इसकी आंखों में सुर्ख डोरे इसके अंदर का दर्द बयान कर रहे थे। मिरहा प्लीज, इफ देयर इज समथिंग, टेल मी योर वर्ड्स आर ड्राइविंग मी क्रेजी। मिरहा प्लीज, अगर कुछ है तो मुझे बताओ। तुम्हारी ये बातें मुझे पागल कर रही हैं। एंड योर वर्ड्स, योर बिलीवर, योर बिहेवियर are making me a mental patient. If you want to know my thoughts about it, come with me. और आपकी बातें, आपका ये रवैया मुझे नफसियाती मरीज़ा बना रहा है। अगर आपको इसके बारे में मेरा ख्याल जानना है तो आइए मेरे साथ। शाहमीर का हाथ पकड़कर खींचते हुए इसे अपने साथ कमरे में ले आई थी। शाहमीर का हाथ रोककर छोड़ते हुए मिरहा ने अपनी अलमारी से अंदर से एक सफ़ेद रंग का बॉक्स निकाला। वो बॉक्स देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई बहुत कीमती चीज़ हो। मिरहा ने इसे लाकर बेड पर जोर से फेंका। देखें। मिरहा ने इशारे से शाहमीर को बॉक्स खोलने के लिए कहा। शाहमीर समझ नहीं पा रहा था कि मिरहा क्या दिखाने वाली है, क्योंकि मिरहा के चेहरे के तासरात ये जाहिर कर रहे थे कि इस बॉक्स में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो गुस्से का शिकार है। शाहमीर ने हाथ आगे बढ़ाकर इस बॉक्स को खोला। अंदर कुछ खतूत और तस्वीर थी। जैसे ही शाहमीर ने तस्वीर को देखना शुरू किया, इसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। तस्वीर में शाहमीर और आयशा की कुछ नाजेबा हालतों में ली गई तस्वीरें थी, जिनमें वो नीम बरहना नजर आ रहे थे। शाहमीर ने सिर्फ 2 तस्वीर देखी, इससे ज़्यादा देखने की शायद इसमें हिम्मत नहीं थी। वो खुद अपनी नज़रों में शर्मिंदा होकर नज़रें चुरा गया था। जवाब दीजिए, ये क्या है? मिरहा ने सवालिया नज़रों से देखते हुए शाहमीर से जानना चाहा कि अब वो इस बारे में क्या कहेगा। शाहमीर ने गहरी सांस ली और खामोशी इख्तियार कर ली। मीर, बताएंगे नहीं ये क्या है? अब आप मुझे मनाएंगे नहीं? क्या अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, या आपकी बेवफाई की दास्तान सामने आ गई है? कुछ तो बोलिए। मिरहा, इन तस्वीर में कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हें लगता है मैं ऐसी नीच हरकत करूंगा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मिरहा। ये सब फेक है। आज के दौर में ऐसी तस्वीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। दूसरा ऐप हर दूसरा ऐप ये सहूलत फराहम करता है। और जिस तरह का मेरा पेशा है, दुश्मनों के लिए मुश्किल नहीं कि वो ऐसी तस्वीर बनाकर मेरे घर तक पहुंचा दें। मगर ये बताओ, ये तस्वीर तुम तक आई कैसे? शाहमीर ने सोचती नज़रों से मिरहा को देखा और तस्वीर को उठाकर जोर से बॉक्स के अंदर फेंक दिया। इंटरेस्टिंग मीर, आपके लिए झूठ बोलना आसान है। कि अब आप मुझसे झूठ बोलेंगे? मिरहा ने तंजिया लहजे में कहा। इसे यकीन था इन तस्वीरों पर मिरहा तुम मुझे तुम पर नहीं, खुद पर अफसोस हो रहा है। तुम मुझ पर शक कर रही हो सिर्फ इन तस्वीरों की वजह से। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी तो जानती हो कि लोग दुश्मनी में क्या क्या कर जाते हैं। शाहमीर 2 कदम आगे बढ़ा और मिरहा के करीब हुआ। ओ प्लीज़ मीर, प्लीज़। बेवकूफ़ हूँ, मानती हूँ। जितने समझदार आप हैं, मैं इतनी नहीं हूँ। मगर इतनी बेवकूफ़ नहीं कि सही और गलत में फ़र्क ना कर सकूँ। मान लिया ये तस्वीरें गलत हैं, मगर आपकी जेब से ये इयररिंग निकलना, इसका क्या मतलब है? मिरहा ने बॉक्स में से एक छोटा सा इयररिंग निकाल कर सामने कर दिया। मुझे नहीं पता ये इयररिंग मेरी जेब में कैसे आया।
और ये किसका है मैं ये भी नहीं जानता। शाहमीर को झूठ का सहारा लेना पड़ा क्योंकि वो जानता था कि ये रिंग आयशा का है, लेकिन वो मिरहा के शक को मजीद बढ़ाना नहीं चाहता था। मिरहा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू। आप पुलिस वाले हैं, आपकी नज़रों से कोई चीज़ बच जाए ये कैसे मुमकिन है? मीर, मुझे कितना पागल बनाएंगे, दिल भर गया है मुझसे, तो साफ क्यों नहीं कहते? मिरहा रोते हुए हंस रही थी और हंसते हुए रो रही थी। इस वक्त इसकी कैफियत नीम पागलों जैसी लग रही थी। मिरहा बस कर दो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चों की माँ हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शाहमीर ने इसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए अपने सीने से लगा लिया था। मिरहा, ये सब साजिश का हिस्सा है, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। ठीक है, मीर मान लेती हूँ ये साजिश है। मिरहा ने इसके सीने पर हाथ रखकर दूरी बनाते हुए कहा, मगर जो रातों को आप मुझे सोया समझकर फ़ोन लेकर बाहर जाकर सुनते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मिरहा के तंज़िया अल्फाज शाहमीर के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। शाहमीर ने हैरान नज़रों से मिरहा की जानिब देखा। मतलब वो ये भी जानती थी कि शाहमीर रात को फ़ोन लेकर बालकनी में चला जाता है। मिरहा, बताया तो है कि काम का प्रेशर है, मैं फ़ोन बाहर इसलिए लेकर जाता हूँ ताकि तुम्हारी नींद ख़राब ना हो। शाहमीर के अल्फाज टूट रहे थे जैसे वो अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपा रहा हो। मीरा, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जब मैं खुद कह रही हूँ कि आप हकीकत तस्लीम कर लें? वो सच में इतनी खूबसूरत और पुरकशिश है कि आप इसकी जानिब खिंचाव महसूस किए बगैर नहीं रह सकते। मिरा की आंखों से आंसू इतनी शिद्दत से बह रहे थे, शाहमीर को अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। मिरा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मेरी इतने सालों की मोहब्बत तुम्हें इतना सा यकीन भी नहीं दिला सकी कि मैं कभी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर सकता? शामिर के अल्फाज बोझल थे, जैसे वो हर जुमले के साथ अपने दिल का दर्द बयान करने की कोशिश कर रहा था। मगर मिहा की आंखों में बहते आंसुओं ने इसे मजीद बेबस कर दिया था। पता नहीं इतने सालों में मैंने आपको कितना समझा है, मगर मीर इस वक्त हर चीज़ चीख चीख कर कह रही है कि मेरा मीर मुझसे बेवफाई कर रहा है। मिरा की आवाज़ जैसे दिल के किसी गहरे जख्म से निकल रही हो। क्या करूँ? एक औरत हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ कि सही और गलत में फ़ौरन फ़र्क कर सकूँ। जानती हूँ इस वक्त कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो मिरहा तुम पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया था। तुम जैसी भी थी तुम्हें कबूल कर लिया था। वो शाहमीर को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी, हर चीज़ खुद से ही बोलती चली जा रही थी, जबकि इसके ये आखिरी जुमले शाहमीर को बहुत तकलीफ दे रहे थे। इसने तो एक लम्हे एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा था। मिन्हा ने आंखें बंद करके एक जैसे पल के लिए खुद को संभालने की कोशिश की, मगर रोने और गुस्से की शिद्दत से इसके होंठ लरस रहे थे, कपकपा रहे थे, और इसके लरसते होंठ और कांपती आवाज़ ने शाहमीर को अंदर से तोड़कर रख दिया था। मगर इस लम्हे में शाहमीर पूरी तरह से खामोश खड़ा इसकी बातों को सुन रहा था। इसके सिवा और कोई हल नहीं था। वो चाहता था कि मिरहा एक बार पूरी तरह से अपने दिल का गुबार निकाल ले। मीर, मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब याद है। मीर, वो वक्त जब मैं कुछ भी नहीं थी, जब मैं खौफ और बेबसी की एक तस्वीर थी, और आपने मुझे ज़मीन की खाक से उठाकर आसमान का सितारा बनाया था, और मुझे मेरी ज़ात का यकीन दिलाया था। मुझे एहसास दिलाया था कि मैं भी ख़ास हूँ। मुझे यकीन दिलाया था कि मेरे साथ जो हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आपने मुझे मोहब्बत का असल मतलब समझाया। आपको पाकर मैं मुकम्मल हो गई। मिरहा ने गहरी सांस ली। इसके अंदर का खौफ इसकी हर हरकत से झलक रहा था। मगर आज वो थोड़ा रुकी, जैसे अल्फाज इसके लबों पर आकर रुक गए हों। आज इसी मोहब्बत को खो देने का डर मुझे अंदर से मार रहा है। मिरहा की आवाज़ में इतना कर्ब था कि शाहमीर की नज़रें झुक गईं खुद पर। शर्मिंदा था इसकी वजह से। इसकी बीवी इस वक्त बहुत तकलीफ में है। सामने खड़ी लड़की को शाहमीर ज़रा सी भी तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मगर आज न चाहते हुए भी शाहमीर इसका मुजरिम था। मीर, इस लड़की की आंखों में जो शिद्दत है वो आपको मुझसे छीन ले जाने के लिए काफ़ी है। मिरहा के आंसू अब थम नहीं रहे थे। उसे सकते हुए अपनी कैफियत बयां कर रही थी। वो आपको मुझसे छीनकर बहुत दूर ले जाएगी। वो कहते कहते आंखें बंद करने रखी थी। इसे शायद चक्कर आ रहे थे। कुछ था। शाहमीर ने घबरा कर इसे पकड़ने की कोशिश की। इससे पहले कि वह ज़मीन पर गिर जाती, शाहमीर ने इसे अपनी बाहों में समेट लिया था। मिरहा, मिरहा यार, मेरी बात तो सुनो। मेरी जान, क्या हुआ? शाहमीर इसे अपने बाजुओं में उठाकर पेट पर लिटाते हुए बेड पर लिटाते हुए पानी के छींटे इसके मुंह पर मार रहा था, मगर मिरहा को होश ही नहीं आ रहा था। शाहमीर बहुत घबरा गया था। शाहमीर की जान निकल रही थी। वो मर रहा था। वो कैसे अपनी मिरहा को तकलीफ पहुंचा सकता था? वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आज न चाहते हुए भी वो मिरहा की नज़रों में गुनहगार था। मिरहा को अपने मजबूत बांसुओं में उठाते हुए तो वो तेज़ी से घर से बाहर खड़ी हुई अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहा था। मिरहा,
مرحا کو گاڑی میں ڈال کر سیدھا ہسپتال کے لیے نکل چکا تھا۔ مرحا بھی ہوش پڑی تھی، اسے سیٹ بیلٹ کے سے کور کرتے ہوئے شاہ میر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مرحا کے سر کو سہلا رہا تھا۔ کبھی ماتھے کو چیک کر رہا تھا تو کبھی نگاہیں اس کے دیکھ کر اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسز رومان شاہ، اٹھ جائیں اس سے پہلے کہ آپ کے بچے اٹھ کر روم میں آ جائیں۔ شاہ میرب کو اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹے ہوئے لیٹا تھا۔ صبح ہو چکی تھی مگر میرب ابھی بھی اپنے شاہ کی قربت میں پرسکون لیٹی ہوئی تھی۔ سینے پر نرم دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے شاہ کے لب مسکرا رہے تھے۔ شاہ پلیز سونے دیں، میری ابھی نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ اپنی حالت سے بے خبر نیند کی خماری میں مدھم آواز میں بولی تھی۔ وہ شاہ کی محبت بھری قربت میں پوری طرح سے پرسکون نیند محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ریشمی گھنے بال شاہ کے مضبوط وسیع سینے پر بکھر گئے تھے۔ شاہ بے اختیار اس کے نرم چمکدار بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے اس کی قربت میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ شاہ کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جان کو مزید مشکل میں ڈالے، مگر میرب کے وجود کی خوشبو اور اس کی نیند میں ڈوبی نرم آواز کو سن کر شاہ کے ارادے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے۔ اس کی قربت میں پناہ لیتے ہوئے شاہ کا دل بے اختیار ہو رہا تھا۔ شاہ کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرب کی نرم آواز اور اس کی سانسوں کی خوشبو، نرماہٹوں بھری قربت نے اس کے تمام ارادوں کو بے بس کر دیا تھا۔ شاہ کے مضبوط جسم کا ہر حصہ میرب کی موجودگی میں سرشار ہو رہا تھا۔